फौजिया हमारे महल्ले की जानी मानी लड़की के तौर पर जानी जाती थी। इसने महल्ले के हर लड़के को लाइन दी हुई थी। हर लड़का फौजिया के दीदार का मुंतज़िर रहता था। बहरहाल बावजूद इस शोहरत के मेरा कभी भी फौजिया से कोई ताल्लुक़ और शनासाई नहीं रही। स्कूल और कॉलेज में भी दूर दूर ही रहे। जिस दफ्तर में मैंने काम शुरू किया, कुछ अरसे के बाद जब वो भी वहाँ काम करने आई तो मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई, क्योंकि इसके मज़ामीन मुझसे मुख्तलिफ थे, मगर मेरे काम में हर तरह के ग्रेजुएट की गुंजाइश थी। खैर, यहाँ भी मेरा और उसका ताल्लुक़ सिर्फ महल्लेदार की हद तक ही रहा। कुछ अरसे बाद मुझे ऐसा लगा कि दफ्तर के लड़कों में फौजिया मशहूर होने लगी थी, जो कि मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं थी। उसकी आदत मुझे मालूम थी और मैं सिर्फ ये देख रहा था कि कौन कौन उसके हाथों बेवकूफ़ बनता है। मेरा ऐसा कोई उसकी तरफ झुकाव नहीं था और मैं इसको ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देना चाहता था। दफ्तर के लड़के फौजिया में दिलचस्पी तो रखते थे, मगर शायद फौजिया उनमें से किसी को भी कोई खास नहीं डाल रही थी। एक शाम जब मैं दफ्तर से घर जाने के लिए निकला तो फौजिया गाड़ी के इंतज़ार में खड़ी थी, मगर रश की वजह से कोई भी खाली टैक्सी नहीं मिल रही थी। मुझे बाइक स्टार्ट करते देखकर वो लपक कर मेरे पास आई और मुझसे दरख्वास्त करने लगी कि मैं इसे रास्ते में उसके घर उतार दूं। पहले तो मैंने सोचा कि मना कर दूं, मगर फिर दिल में ख्याल आया कि अब ये कहाँ खार होती फिरेगी, मैं इसे आज छोड़ दूंगा। मैंने फौजिया से कहा कि मैं इसे रास्ते में उतार तो दूंगा, मगर क्या इसे बाइक पर डर तो नहीं लगेगा? तो वो हंसकर कहने लगी कि डर कैसा, मैं तुम्हें दबोच कर बैठूंगी। जब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा मुझे भी कुछ नहीं होगा। इसकी ये बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। साफ लग रहा था कि वो मुझे भी बेवकूफ़ बनाने के इरादे से आई थी। मैंने भी दिल में सोचा कि कोई बात नहीं, इसे कोशिश कर लेने दो, देखते हैं कि कौन किसको कितना बेवकूफ़ बनाता है। फौजिया को बाइक पर बैठने का काफ़ी अच्छा तजर्बा था, जिसका एहसास मुझे इसके बैठते ही हो गया। मैंने फौजिया से कहा कि मुझे रास्ते में अपने कपड़े उठाने हैं, इसे कोई एतराज़ तो नहीं होगा? जिस पर उसने कहा कि कोई मिसला नहीं। जैसे ही बाइक ने स्टार्ट लिया, फौजिया ने मुझे अपने दोनों बाजों में दबोच लिया। फौजिया का इस तरह से मुझे पकड़ने से मुझे काफ़ी लुत्फ़ आ रहा था और मैं धीमे धीमे बाइक चलाता हुआ आगे जा रहा था। फौजिया ने पीछे से पूछा कि तुम बाइक हमेशा इतनी ही आहिस्ता चिल्लाते हो या आज कोई ख़ास बात है? मैंने जवाब में कहा, जब तुम्हें मालूम है कि क्या ख़ास बात है तो पूछ क्यों रही हो? फौजिया ने कहा, आज तक तो तुमने मुझसे कभी बात नहीं की, तो आज कैसे ख़ास वजह हो गई? मैंने भी इसे कहा कि इससे पहले तुमने भी तो मुझसे कभी बात नहीं की। तो वो हंसने लगी, हंसते हुए और ज़्यादा टकराने लगी, जिससे मुझे और शरारत सूझी और मैं बाइक को आहिस्ता आहिस्ता झटके देने लगा। ये झटके महसूस करके फौजिया ने मुझसे पूछा, तुम जानबूझकर झटके मार रहे हो ना? मैंने जवाब में कहा कि जब तुम्हें अंदाज़ा है तो क्यों पूछ रही हो? मुझे कहने लगी कि मैं कन्फर्म कर रही हूँ कि कहीं मुझे कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही। मैंने एक और ज़ोरदार झटका देते हुए फौजिया से कहा कि कोई गलत फहमी नहीं है। फौजिया मुझसे पूछने लगी कि हम दोनों एक ही गिल्ली में रहते हैं और इतने सालों से एक दूसरे को देखते आ रहे हैं, तो फिर तुमने कभी पहल क्यों नहीं की? मैंने तो कई बार तुम्हारी तरह देखा, मगर तुम ही मुझे नहीं देखते थे। मैंने फौजिया से कहा कि तुम तो हर लड़के के साथ दोस्ती रखी थी, तो मैं क्यों फिर तुम्हें दोस्त बनाता? हर लड़का तो रोज़ तुम्हारे साथ इश्क लड़ाता था। ये सुनकर फौजिया ने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो अभी तुम क्यों इश्क नहीं लड़ाते? ये सुनकर मैंने फौजिया से कहा कि बस ऐसे ही। फौजिया ये सुनकर मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें यकीन है कि मुझसे सब लड़के इश्क करते हैं? फौजिया का ये बेतकल्लुफ़ाना सवाल सुनकर मैं सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि इस सवाल का क्या जवाब दूं। मैंने कहा कि मैं क्या बोल सकता हूँ? फौजिया कहने लगी कि जवाब हाँ ना में दो। मैंने फौजिया से कहा कि इस तरह तो मैं जवाब नहीं दे सकता। फौजिया ने कहा कि मुझे आज तक किसी भी लड़के ने हाथ तक नहीं लगाया। जिसने भी कोशिश की मैंने इसे भगा दिया, क्योंकि मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करती हूँ और किसी का मुझे छूने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने फौजिया से कहा कि अब तुम मुझे भी बेवकूफ़ बना रही हो। फौजिया ने कहा कि तुम किसी भी लड़के को सामने ले आओ, मैं देखती हूँ कौन मेरे सामने मेरे मुंह पर यह बात कह सकता हो।
मैंने फौजिया से कहा कि आखिर तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है। फौजिया ने मुझे पीछे से और भी ज्यादा जोर से दबाते हुए कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फौजिया की ये बेबाक बातें सुनकर मुझे बहुत लुत्फ आ रहा था और यकीन नहीं आ रहा था कि फौजिया मेरे बारे में ऐसा सोचती होगी। मैंने फौजिया से पूछा, फौजिया तुम अगर मुझसे इतना प्यार करती हो तो मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। फौजिया ये सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि अब ये भी मैं ही बताऊं कि तुम मुझे से कैसे अकेले मिल सकते हो। मुझसे मिलना है तो सारा इंतज़ाम भी तुम्हें ही करना होगा। मुझे तो सिर्फ वक्त बता देना, मैं आ जावेगी, फिर जहाँ भी तुम्हारा दिल चाहे मुझे ले जाना। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। फौजिया की ये बातें सुनकर मेरा बुरा हाल हो चुका था और मेरे लिए बाइक चलाना मुमकिन नहीं हो रहा था। रास्ते में मुझे एक साइबर काफ़े नज़र आया और मैंने फ़ौरन अपनी बाइक वहाँ रोक दी। साइबर काफ़े देखकर फौजिया हंस पड़ी और मुझे पूछने लगी कि क्या इरादा है। मैंने कहा, यार काफ़ी पीने का दिल चाह रहा है। फौजिया ने पूछा, सच्ची? मैंने कहा, अब ज़्यादा बातें नहीं करो, अभी तो तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो। फौजिया ने मज़ीद कुछ नहीं कहा और अपने चेहरे को दोपट्टे से छुपा लिया और बाइक से उतरी। उतरने के बाद साइबर काफ़े में दाखिल हो गए। इस्तकबालिये पर हमें अलग केबिन मिल गया। हम दोनों की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैं फौजिया को और फौजिया मुझे प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। केबिन में दाखिल होने के बाद मैंने अंदर से कुंडी लगाई और जैकेट को कुर्सी पर टांग दिया। फौजिया बहुत खुश थी और मेरा भी खुशी के मारे बुरा हाल था। फौजिया ने मुझसे पूछा कि मेरा कब तक इसे फिर मिलने का इरादा है। मैंने इसे कहा कि इस हफ्ते की सुबह के लिए तैयारी करूंगा। फौजिया ये सुनकर बहुत खुश हुई। फिर फौजिया ने कहा कि हो सकता है हफ्ते की सुबह उसके सब घर वाले किसी के घर जेन। अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे बता देगी और फिर तो कोई मिसला ही नहीं होगा, अपने ही घर में मिलेंगे। ये सुनकर मैंने फौजिया से कहा कि तुमने तो सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी, अब तो कोई मिसला ही नहीं रहा। बस अब तुम पहली फुर्सत में इस प्रोग्राम को कन्फर्म कर डालो ताकि इस सिलसिला को ज़्यादा मज़ेदार बनाया जा सके। फौजिया ये सुनकर कुछ सोच में पड़ गई और कहने लगी कि घर पहुंचकर मैं तुमको फ़ोन करके कॉन्फर्म करती हूँ। बस अब जल्द अज जल्द मुझे घर पहुंचाओ। ये सुनकर मैंने फौजिया को हाथ पकड़कर खड़ा किया और इसे अपने सीने से लगाकर ज़ोर से भींच लिया। फिर बाहर निकल आए। 10 से 15 मिनट में फौजिया को इसके घर पर उतार कर अंदर अपने घर पहुंच गया। रात का खाना सही से खाया नहीं गया। हर लम्हे फौजिया के फ़ोन का इंतज़ार था। फिर रात को कोई 12 बजे के करीब मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फौजिया की आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फौजिया ने मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि बस लेटा हुआ हूँ। तो वो हंसने लगी और पूछने लगी कि सीधे लेटे हो। मैंने कहा कि बस आकर देख लो और क्या कर सकता हूँ, तुम तो पास हो नहीं, वरना तुम्हारे साथ बातें करता। मेरी बातें सुनकर फौजिया बे-इख्तियार खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी कि तुम बहुत ही मासूम हो। इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो कि दिल करता है कि अभी तुम्हारे पास आ जाऊं। ये सुनकर मैं भी हंसने लगा और फौजिया से पूछा कि क्या नई ताज़ी खबर है। इसने कहा कि तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। ये सुनकर मैं खुशी के मारे उछल पड़ा। थोड़ी देर के बाद मैंने फौजिया से कहा कि एक दिन भी काफ़ी मुश्किल से गुजरेगा। फौजिया का भी यही हाल था, वो भी मुझसे मिलने के लिए बेताब थी। मैंने फौजिया से पूछा कि हफ्ते को तो मुलाकात होगी ही, मगर इस वक्त किया करे। मुझे तो नींद आने वाली नहीं थी और यही हाल फौजिया का भी था। मैंने इसे कहा कि कंप्यूटर पर आ जाओ, हम दोनों एक दूसरे को देखें। मेरे इस ख्याल को फौजिया ने बहुत पसंद किया और फिर थोड़ी देर के बाद हम दोनों अपने वेबकैम की मदद से एक दूसरे को देख रहे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को शब बखैर कहा और इस वादे के साथ कि जब ऑफिस में मुलाकात होगी तो किचन में बहुत बातें करेंगे और फिर हफ्ते का प्रोग्राम भी फाइनल कर लेंगे। दूसरे दिन सुबह में फौजिया को रास्ते में से उठाया और ऑफिस पहुंचे। थोड़ी देर के बाद फौजिया ने इंटरकॉम पर मुझे कहा कि मुझे किचन में डूबा मिलूं, कुछ खास बात करनी है। 5 मिनट में मैं दोबारा किचन में फौजिया को मिला। फौजिया ने कहा कि इसके घर वालों ने अपना प्रोग्राम फाइनल कर लिया है।
वो सारे के सारे कोई 6 बजे वो लोग दूसरे शहर के लिए निकल जाएंगे और 2 दिन के बाद सुबह को वापस आएंगे। मुझे फौजिया ने कहा कि मैं कोई 7 बजे तक मैं उसके घर पहुंच सकता हूं, मगर इससे पहले मुझे इसे फ़ोन करके कॉन्फर्म करना होगा, जो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। फौजिया से मैंने पूछा कि 6 से 7 के पेच में वो क्या करेगी, तो वो हंसकर टाल गई और कहने लगी कि खुद ही देख लेना। बहरहाल बाकी का सारा दिन एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए गुजारा और शाम को फौजिया को इसके घर पर उतार कर अपने घर आया और फिर अपने आप को दूसरे दिन की तैयारी में मसरूफ़ होकर लिया। फिर सुबह के इंतज़ार में सोने के लिए लेट गया। रात जैसे जैसे गुजर रही थी बेकरारी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फौजिया भी फ़ोन का जवाब नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से और तकलीफ़ बढ़ रही थी। बहरहाल जैसे ही सुबह का उजाला देखा तो नहाने के लिए दौड़ा और फिर शेव करके तैयार होकर वक्त के मज़ीद गुजारने का इंतज़ार करने लगा। लग रहा था कि जैसे ही फौजिया को देखूंगा तो वक्त थम जाएगा। बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया था और मज़ीद इंतज़ार बहुत मुश्किल हो चुका था। 7 बजे के करीब फौजिया की मिस कॉल आई, जिसका मतलब था मैदान साफ हो चुका था। मैं फ़ौरन घर से निकलकर फौजिया के घर की तरफ चलना शुरू कर दिया और कोई 10 मिनट में उसके घर की घंटी बजा रहा था। कोई 1 मिनट के इंतज़ार के बाद दरवाज़ा खुला। मेरा ख्याल था कि फौजिया खुद दरवाज़ा खोलेगी, मगर कोई और ही लड़की थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हालांकि मेरी और फौजिया की पूरी अंडरस्टैंडिंग थी कि फौजिया मेरा अकेले ही इंतज़ार करेगी, मगर उन खातून को देखकर मैं बुरी तरह से गुड़ बढ़ा गया। अभी मैं इसी सोच में था कि क्या बोलो। मुझे आवाज़ सुनाई दी कि क्या बाहर ही खड़े रहोगे, अंदर नहीं आना किया। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही क्योंकि कि ये आवाज़ फौजिया की थी और वो मेरे सामने खड़ी थी और मुस्करा रही थी। मैं फ़ौरन उसके घर में दाखिल हो गया और गौर से फौजिया को देखने लगा। वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। इसने इतनी महारत से मेकअप किया था कि इसका चेहरा बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया था। मैं इसी महवियत में डूबा हुआ था जब फौजिया ने मेरे गाल पर अपना हाथ फेरा और कहा, क्या पहली बार देख रहे हो? मैंने इसके हाथ को चूमते हुए कहा कि हाँ, तुम्हारा ये रूप आज पहली बार देख रहा हूँ। तुम किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही हो। फौजिया ने कहा, ये तैयारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। वैसे तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो। तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे घर वाले तो रात को ही चले गए थे, मगर मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी थी, इसलिए तुम्हें इस वक्त बुलाया। एक तो मुझे खुद तैयार होना था और इसमें बहुत वक्त लगना था, मगर इससे ज़्यादा ख़ास चीज़ थी 2 दिन के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना था, क्योंकि अब इस वक्त से कल रात तक हम इतने मसरूफ़ होंगे, एक दूसरे में के बाहर जाने का वक्त नहीं मिलेगा और मैं तुम्हें अपने हाथों से बना हुआ सारा खाना खिलाना चाहती हूँ। वैसे तो जब मैं घर से चला था तो मेरा हाल ये था कि मेरा ख्याल था कि फौजिया को देखते ही मैं इस पर फिदा हो जाऊंगा, मगर इस फौजिया को देखकर मैं बिल्कुल ही बदल गया था। मुझे अपने अंदर एक बड़ी तब्दीली महसूस हो रही थी। अब मैं फौजिया को पहले बहुत गौर से देखना चाह रहा था। इसका ये रूप सबसे अलग था और बहुत ही दिलनशीं भी था। मैंने इसको पहले भी देखा था, मगर आज फौजिया ने मुझे बिल्कुल अपने लिए माबूद कर लिया था। फौजिया मेरा हाथ पकड़कर अपने ड्राइंग रूम में लाई, जो बड़ी नफासत के साथ सजा हुआ था। मुझे सोफे पर बैठाकर वो मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। इसकी चाल बहुत खूबसूरत थी। दोनों आंखें मिटकाती वो और बहुत ही दिलनशीं नज़ारा पेश करते थे। थोड़ी देर में हम दोनों नाश्ता ख़त्म करके दोबारा सोफे पर आकर बैठ गए। फौजिया ने म्यूज़िक ऑन कर दिया और हम आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। मैं फौजिया में गुम था और उसके खूबसूरत सिले हुए कपड़ों को देख रहा था। ऐसा लगता था कि वो कपड़े इसके जिस्म पर रख कर सिले गए हैं। वो उन कपड़ों में क़यामत ढा रही थी। गुलाबी रंग की रेशमी कमीज और सफ़ेद रंग की रेशमी शलवार और इस पर सफ़ेद दुपट्टा फौजिया पर बहुत ही जाज़िब नज़र लग रही थी। फौजिया को भी मेरी कपड़ों की कम्बिनेशन बहुत अच्छी लगी। वो मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, तुम पर नीला रंग बहुत अच्छा लगता है, इस वक्त तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। और साथ ही मेरे माथे को चूम लिया। मुझे फौजिया के होंठ अपने माथे पर अच्छे लगे।
हालांकि मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं इसे माथे पर बोसा दूं, मगर इससे ज़्यादा मेरी ख्वाहिश थी कि फौजिया मुझे प्यार करे और उसको भी दिल चाहे वो करती जाए, वो करती रहे। मैं जब वक्त आएगा तो फिर देखेंगे। फौजिया मेरे साथ लगकर बैठी हुई थी और उसका एक हाथ मेरे हाथ में था और दूसरे हाथ से वो मेरे के बालों में उंगलियां फेर रही थी और कभी मेरे सर के बालों में कंघी करने लगती थी। वो साथ साथ मुझे से बहुत सारी बातें भी कर रही थी। मुझे लग रहा था कि अभी बहुत वक्त है और फौजिया का जो भी दिल चाहे वो करती रहे। मैं अभी अपनी तरफ से कोई इब्तिदा नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने फौजा से इजाज़त ली और अपने घर चला आया। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि जिससे मैं मोहब्बत करता था उसके साथ काफ़ी सारा वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लग रहा था।